हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हुई हूँ। ड्रामे का नाम है लव एट फर्स्ट नाइट। तो ये इस ड्रामे का पहला एपिसोड है और अगर पहली बार देख रही हो तो मुझे बताओ, मुझे ये ड्रामा कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एक नया ऑनगोइंग हाई ड्रामा है और काफ़ी मज़ेदार होगा। अगर आप लोग चाहोगे तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है दो बंदे, मतलब एक लड़के और लड़की एक दूसरे के साथ भयंकर वाला रोमांस कर ही रहे होते हैं। उसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं बल्कि अपो और मोइंग थे। मोइंग जो हमारे ड्रामे का मेन लीड और अपो जो हमारे ड्रामे के फीमेल लीड, दिखने में जितनी शक्ल से क्यूट और प्यारे थे इतने ही अच्छे भी लोग थे। तो उसके बाद अपो उसे रोकती है और वो बोलती है आर यू श्योर, तुम्हें ये करना है। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है हाँ, और उसके बाद मोइंग हम अरेंज की तरफ दिखता है और वो बोलता है आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत डेस्परेट हुए जा रहा हूँ, लेकिन इस लड़की को मैं बहुत लाइक करता हूँ। तो उसके बाद फिर से वो बोलता है रुको रुको रुको, लाइक करता हूँ मतलब ये वाला नहीं कि मुझे इसको बेड तक लाना है, सच्ची में मैं इसके लिए पागल हूँ, मुझे इससे पहले नज़र वाला प्यार हो गया था, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है ये सब कुछ एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक हफ्ते पहले वाला सीन, जहाँ पर हमारा जो मोइंग था वो बहुत अच्छा शॉर्फर था, मतलब वो पानी समुद्र में गेम खेलने वाला। और उसके बाद वहाँ पर वो एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट भी था, तो उसे घूमते फिरने रहने का शौक था। और उसी समय पे उसका फ्रेंड चिल्ला के बोलता है मोइंग वहाँ पर कोई लड़की डूब रही है। उसके बाद वो भाग के जाता है, उस लड़की को डूब निकाल लेता है और हमारी हापो थी ये लड़की कोई और नहीं, और वो सीधा उसके मुँह पर बहुत ज़्यादा पानी कुल्ला कर देती है, क्योंकि पानी में डूबने की वजह से उसके मुँह में पानी भर गया था। और उसके बाद उसे पानी से बाहर ले आता है और ज़मीन में फेंकता है। तो ऑब्वियसली ये लव एट फर्स्ट साइट तो बिल्कुल भी नहीं था, ये तो बहुत गंदा था, क्योंकि ये लड़की बेवकूफ़ की तरह दिख रही होती है। और उसके बाद जो मोइंग होता है पहले तो उसके अच्छा खासे क्लास लेता है। मैं पता है कितना डेंजरस था, तुम इस तरह से अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें सीखना चाहिए था ना, किसी प्रोफेशनल से सीख लो, लेकिन इस तरह से डायरेक्ट पानी में कूद जाने की क्या जरूरत थी। अगर तुम्हें कुछ होगा तो यहाँ पर कौन जिम्मेदारी लेगा, हमारी कंपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेने वाली। और उसके बाद वो बोलता है पहले तुम जाओ प्रोफेशनल से सीख लो सर्फिंग क्या होती है, उसके बाद आके सब कुछ कर लेना, वरना लोग सोचेंगे कि किसी ने तुम्हें चीट कर दिया और उसके बाद तुमने सुसाइड करने की ट्राई की। तुम्हें पता है अगर हम लीगल प्रॉब्लम में फंसेंगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वो बोल रहा होता है, डांटे जा रहा होता है। और वो सोचती है कौन है ये, कहाँ से आता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जिसको वो जानता भी नहीं है और उसको इतनी अच्छी तरह से क्लास ले रहा था। वो सोचती है कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसने मेरी जान बचाई तो मैं इसकी लेक्चर सुन लेती हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपो थी वो बोलती है क्या तुम मुझे सिखा सकती हो, अगर तुम्हें आता है तो। ये सुनने के बाद मोइंग जिसको ये इस चीज़ से प्यार था, मतलब सच्ची में जो मोइंग होता है उसे इस सर्फिंग से बहुत ही बहन पे पना प्यार है, इसी बात की वजह से वो बोलता है हाँ। और उसके बाद जो अपो था वो मोइंग को सर्फिंग सिखाने लगता है, दोनों काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग करने लगते हैं। बस एक हफ्ता ही लगा इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में। 7वें दिन में जो अपो थी वो वहीं के बेड तक पहुंची थी। तो आप लोग समझ सकते हो क्या सिचुएशन बना होगा। हाँ, ये लव एट फर्स्ट साइट तो पता नहीं, लव एट फर्स्ट नाइट जरूर होने वाला था। तो वही दिखाया जाता है जो एपिसोड का स्टार्टिंग वाला सीन था, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं। और उसके बाद इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। जब मोइंग अपो को उसका नाम पूछता है जो उसने अब तक पूछा नहीं था, उस समय पर वो ना इधर उधर देखती है और उसके बाद वो व्यू बोल देती है जो उसका नाम भी नहीं था। तो बेसिकली हमारा बंदा जो था वो ऐसी लड़की के लिए पागल हो रहा था जो लड़की बिल्कुल भी उसको मतलब उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो अपो थी वो और मोइंग एक दूसरे के साथ होते हैं। और उसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम क्या, मतलब तुम्हारी फैमिली क्या करती है। वो बोलती है मेरी फैमिली कुछ पता नहीं लाइक करती नहीं है, तुम बताओ। तब जो मोइंग था वो बोलता है मेरी फैमिली तो कोई ड्रामे में जो टिपिकल फैमिली थे ना उसकी तरह है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर जो मोइंग था उसके पापा बहुत बड़े ज्वेलरी कंपनी के मालिक थे, और क्योंकि मोइंग उनका इकलौता वारिस था तो वो चाहते थे कि वो आके उनके बिजनेस को संभालें। लेकिन मोइंग को इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे तो कुछ अलग करना था। इसीलिए उसने अपने पापा से शर्त लगाई हुई थी कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई परेशान नहीं करेंगे, ऐसा उसने बोल के पापा से बोला हुआ था। और जब पापा और बाप बेटे में अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी, मतलब मारपीट वाली नहीं बल्कि डिस्कशन वाली लड़ाई, तो वहाँ पर एक और लेडी आती है जिसका नाम होता है जीना जो मोइंग की आंटी थी। आई मीन टू से मोइंग की आंटी जो मोइंग की मम्मी बनने के लिए डेस्परेट थी। बुरी तो नहीं थी ये आंटी, लेकिन हाँ हर बार वो पापा की साइड लेती थी। इसी बात की वजह से मोइंग को अपनी आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो सोचता है मेरी मन में आ गई फिर से मेरे पापा की साइड लेने, मुझे शर्म आती है। अगर आज
मेरी मॉम जिंदा होती तो उनको क्या लगता, उनकी साली इतना ज़्यादा घर वाली बन चुकी है पापा की, ऐसा मन मन में सोचता है। एक और लेडी आती है जो मोइन को डांटती है कि तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो ये एक और लेडी है जिसका नाम है शीन। और उसके बाद ये जो लेडी होती है वो भी ऑब्वियसली मोइन के पापा के साइड पर ही थी। तो मोइन बोलता है अपने मन में, पता नहीं कि उन्हों के बीच में फंसा हुआ हो, लेकिन वो अपने पापा को बोलता है आप लोग मुझे किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकते, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा, ऐसा बोलता है। और उसके बाद प्रेजेंट में ये सब सुनने के बाद जो अपो थी वो हंसने लग जाती है और वो बोलती है तुम्हारी फैमिली तो काफ़ी टिपिकल लग रही है। तभी अपो को मोइन बोलता है हाँ तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उससे भी टिपिकल है मेरी फैमिली, अब तुम बताओ तुम्हारी फैमिली के बारे में। और ये सुनने के बाद अपो बोलती है मेरी फैमिली बहुत टिपिकल है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। वो इतना बताती है, उसके बाद इसके अलावा कुछ खास बता नहीं लेती। और उसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन ये ज़रूर था, अब दोनों का अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो चुका था। एक हफ्ते में से ही मोइन अपो पे बहुत ज़्यादा मन मिटने लगा था, उसके लिए वो बहुत स्पेशल फील कर रहा होता है। और उसके बाद जो मोइन था उसके आंखों में कुछ एक अकेलापन जैसा मोइन के आंखों में अपने दिखा हुआ था। वो उसे बोलते हैं मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। सुनने के बाद वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। और उसके बाद अपो बोलते तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पर है। मोइन बोलता है फ्रेंड्स मतलब, वो बोलता है हाँ मतलब फ्रेंड्स तो होंगे ना, तुम इतने ज़्यादा मस्ती करते हो और ऐसे घूमते रहते हो तो तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे क्या। ऐसे सुनने के बाद मोइन बोलता है तुमने देखा आसपास कोई है जिसको मैं बोल पाऊँ कि मेरी फ्रेंड है या फिर मेरा फ्रेंड है। और वो हंसती है बोलते डोंट वरी आई एम विथ यू। और उसके बाद वो बोलता है अब मुझे नहीं पता। और उसके बाद जो अपो थी वो मोइन को कंसल्ट करती है, दोनों का बहुत अच्छा खासा टाइम गुजरता है। और उसके बाद वही सब एडल्ट गेम थोड़े खेलने लगते हैं, मतलब आप लोग समझ जाओगे इस तरह के गेम्स। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोइन होता है वो तो उसके पैर में डूब चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो 7 जन्मों वाला पैर वो समझ रहा था वो 7 जन्मों का नहीं बल्कि सिर्फ 7 ही दिन का था। तो सुबह जब 7वें दिन पे वो अपने आके बोलता है तो वो अपो को अपने पास नहीं पाता। वो सोचता है कहाँ गई होगी, उसे लग रहा था वापस आ जाएगी शाम तक। वो पूरे दिन वेट करता है, वो आती नहीं है। ओ शिट, इसने तो कोई कांटेक्ट मिली ही नहीं, क्योंकि अपो ने उसे बोला हुआ था कि वो फ्री ट्रिप में आई हुई है। तो अभी वो कोई भी ऐसी फैमिली वाली चीज़ें बोल के या फिर फैमिली की इन्फॉर्मेशन कुछ भी बोल के ये सब कुछ बकवास करना नहीं चाहती थी। बेसिकली हमारा मोइन जिसने 7 दिन तक एक लड़के के साथ गुजारा हुआ था वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया। ना तो उसे उसका एड्रेस वगैरह पता है, कहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो पता है, तो वो पागल हो जाता है। और उसके बाद वो हमें पूछ रहा होता है कि क्या मुझे इस लड़की को ढूंढना चाहिए या नहीं, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ना चाहते भी मैं इस लड़की के लिए मरे मिटे जा रहा हूँ, आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा वो बोले जा रहा होता है। अब जो वो इतना परेशान था, उसे किसी भी कीमत पर अब व्यू चाहिए थी, मतलब अपोजिट ने उसको अपना नाम व्यू बताया हुआ था। वो सोचा था वो उसे कैसे ढूंढ सकता है। मोइन को दिखाया जाता है वो पागल की तरह अपो को ढूंढने के आइडिया लगा रहा होता है। वो पहले तो सोशल मीडिया पे जो व्यू थी उसका नाम सर्च कर रहा होता है, मतलब हमारे लिए अपो जो उसके लिए व्यू थी, और अब उसका नाम सही होता तो वो मिलती ना, तो कहीं नहीं मिल रही होती है। उसके पीछे ओम आता है और वो बोलता है भाई भाभी को ढूंढ रहे हो, तभी उसे लात मार के बोलता है यहाँ से भागो, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद जो ओम था वो बोलता है अगर तुम सच्ची में उसको ढूंढना चाहती हो तो थोड़ा और मेहनत करो ना, तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप होके हर जगह पे उसके बारे में पोस्ट करो। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो बोलता है अगर सच्ची में उसको ढूंढना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और आइडिया है। वो बोलता है क्या। तभी जो ओम था वो बोलता है उसका फोटो नहीं है क्या, तुमने उसके साथ इतना टाइम गुजारा। वो याद करता है हाँ उसने ना उसके परमिशन के बगैर एक फ़ोटो लिया हुआ था। एक्चुअली अपो नहीं चाहती थी कि कोई भी फ़ोटो हम एक दूसरे के ले, वो अच्छा टाइम चाहती थी, लेकिन ऐसे सब कुछ डिस्ट्रैक्शन के बगैर ऐसा उसने शर्त रखी थी, तो उसने मान लिया। उसे क्या पता था कि आज उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो बोलता है हाँ मेरे पास एक फ़ोटो है। और उसके बाद वो अपने कैमरे को निकालता है और उसके बाद वहाँ से दिल से कुछ भी करके वो अपने कंप्यूटर में फ़ोटो डिस्प्ले करवाता है। और वो इतना खुश था, उसे लगा था आज उसकी व्यू उसे मिल जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला लेकिन होता ऐसा है कि मोइन की किस्मत इतनी ख़राब थी, उसने फ़ोटो लिया सीक्रेटली ले लिया, उसके परमिशन के बगैर ले लिया, जिसके चक्कर में ना इतना अच्छा पोज बना नहीं था। मतलब ऐसा हुआ उसके चेहरे पे ना लाइट ज़्यादा आ गया, तो जिसकी वजह से उसकी शक्ल तो दिख ही नहीं रही थी, दिख रहा था कि लड़की है लेकिन फेस नहीं दिख रहा होता है ज़्यादा लाइट की वजह से। और उसके बाद और बोलता है ये इंसान है एलियन, इतनी गंदी दिखती है शक्ल नहीं इसकी। तभी मोइन उसे पीटने लगता है और वो बोलता है नहीं मेरी बेबी की वजह से इतना गंदा फोटो आया, ये देखो बड़ा लड़की तो बहुत खूबसूरत है। वो बोलता है भाई तुम्हारे पास एक ही चांस था उसको ढूंढने का, वो भी तुमने गवा दिया, मुबारक हो। उसी समय पे हमें दिखाया जाता है माइकिंग होता है और जहाँ पर पापा होते हैं आई मीन टू मोइन जो था उसके पापा माइकिंग करते कि सब के सब 4 बजे हॉल में आ जाए। ये सुनने के बाद वो सोचता है ये क्या चल रहा है। एक्चुअली जो मोइन था उसको अपने पापा से बहुत बड़ी चिढ़ मची हुई है और वो नहीं चाहता था कि उसके पापा इस तरह से इंटरवेंस करें, लेकिन उसे पता ही नहीं था जिस सेक्शन पे वो रहता है वहाँ पर उसके पापा ने ना CCTV कैमरा और माइकिंग दोनों लगा दी थी। इसी बात की वजह से सब लोग अब
मोइन की आंटी नंबर 2, मैं आपके बिजनेस में वापस आऊंगा, हर किस नहीं तो प्लीज सब कुछ करना बंद करो, पापा बोल के जाने वाला था। पापा बोलते नहीं रुको, मुझे कुछ दिखा रहा है तुम्हें। तभी बोलता है मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही मुझे आपकी साथ कोई बात करने में जा रहा हूँ। तभी पापा बोलते हैं रुको बेटा, मैं तुम्हारी नई माँ से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद आंटी बोलती क्या तुम शादी कर रहे हो, तुमने बताया क्यों ना, किसके साथ? ओ ना कहीं कहीं क्या तमाशा चल रहा है, आप बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हो ना, आप इस उम्र में भी ये सब हरकतें करते रहते हो। आप ये करोगे तो आपको लग रहा है कि मतलब पापा के असिस्टेंट। और उसके बाद सब लोग इंक्लूडिंग मोइन चले जाते हैं हॉल रूम में। और उसके बाद मोइन को ऐसा लग रहा था पापा का ये भी कोई और प्लान है, कोई और नया आइडिया है, नया जरिया है उसको परेशान करने के लिए, इसीलिए वो पापा से गुस्सा करने लगता है कि ये सब कुछ अपने मन में ख्वाब बुन रही थी कि मेरे साथ, लेकिन उसे नहीं पता था। वो बोलते हैं नहीं कोई है जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ, तो अपनी स्टेप मॉम से नहीं मिलोगे बेटा, रुको। और उसके बाद वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मोइन के पापा होते हैं वो बुलाते हैं अपो बोल के, और सच्ची में हमारी वाली अपो ऑब्वियसली वो एंट्री लेती है। जिस स्टाइल में अपो अंदर आती है उस स्टाइल में उसकी पॉपट बनी हुई थी। मतलब आप सोचो जब मोइंग अपो को देखता है उसके बाद अपो और मोइंग एक दूसरे को शौक में आता है, वो बोलता है तुम, तभी अपो बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोइंग जो था उसका तो वो आइलैंड में बिताया हुआ सारा पल याद आ रहा होता है। और एज एन ऑडियंस हम समझ सकते हैं मोइंग किस उलझन में उलझा हुआ था क्योंकि वो जो जिस लड़की को अपनी बीवी बनाने की प्लानिंग में था, जिसके साथ वो रात गुजार के आया हुआ था, अभी उसकी माँ बनने वाली थी, उसका तो पूरी तरह से हालत खराब हो रहा था, उसे तो बस बेहोश होना ही रह गया था और वो होने ही वाला था। पापा जाते हैं और बोलते हैं ये अपो है और ये मेरे होने वाली वाइफ है, और अपो बहुत कैजुअली हेलो बोलती है सबको। मोइन तो शौक में आता है, वो बोलता है तुम, तभी अपो बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अपो की तरफ कैमरा फोकस होता है और वो बोलती है मेरा नाम अपो है और अब आप लोग मेरी तरफ से कहानी सुनिए। तो वो 10 दिन पहले की कहानी, मतलब 7 दिन तो वो लोग आइलैंड पर गुजार चुके थे, तो 3 दिन और एक्स्ट्रा हो चुका था। तो 10 दिन पहले दरअसल सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ था, तो हमारी अपो पता नहीं क्यों बहुत बुरी तरह से रो रही हो। सो बेसिकली हुआ ये था, अपो 10 दिन पहले अपने आप को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़े अगले ऐसे हाइट वाले ब्रिज के साइड पे होती है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ उसके लिए तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक करना पड़ेगा ना। अपो रो रही होती है और उसके बाद वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है, अपो को कंपनी से निकाला जाता है कॉस्ट कटिंग बोल के, क्योंकि कंपनी घाटे में जा रही होती है। और उसके बाद वो टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने बहुत सारे सपने देखे हुए थे इस जॉब को लेकर। अब पता नहीं उसको बीच में निकाला गया है, कुछ तो रीजन था। तो अब वो चुपचाप जॉब से निकाले जाने के बाद घर के लिए निकल रही होती है। वो सोचती है कोई बात नहीं, और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के घर पे चली जाती है। और उसके बाद वो मन में ये सोचती है कि भले ही मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो सपना देखा था वो वाला घर तो पूरा ना कर पाऊँ, लेकिन उसका बर्थडे था आज, एक मतलब केक काटती हूँ और उसके बाद उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी और वक्त रहते मैं बता दूंगी उसे कि मुझे जॉब से निकाला गया है। ये सोच के अंदर जाती है, लेकिन एक क्या अंदर तो उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम जेम होता है वो किसी और लड़के के साथ लगा हुआ था। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि आज जेम का बर्थडे था और उसकी गर्लफ्रेंड आज उसे सरप्राइज देने आई थी, लेकिन उसको दूसरा लेवल का ही सरप्राइज मिल गया। वो बहुत टेंशन में आ जाती है और उसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। और उसके बाद वो बताने लगता है कि तुम तो बहुत बोरिंग है, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, 3 साल तक मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे क्या मिला, अब मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, फुटो यहाँ से। इतना गुस्सा आता है अपो को इंसल्टिंग फील होता है। हाँ ठीक है, ये बंदा इससे प्यार नहीं करता, वो भी ठीक है, लेकिन वो इसके ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकता है। उसे लगा 3 साल तक जिस बंदे के लिए इसने इतना एफर्ट डाला था वो तो गया पानी में। इसी बात की वजह से उसे बोलती है तुम क्या मुझे ऐसी इग्नोर मारोगे, तुम मुझसे क्या ब्रेकअप करोगे, मैं तुम्हें छोड़े बोल के उसे लात से मारती है और उसके बाद वहाँ से निकल लेती है। और उसके बाद बैक टू ब्रीथ, जहाँ पर अपो सोचती है मैं यहाँ से जंप लगाऊंगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाद में सोचती है यार मैं क्यों जंप लगाऊँ, उसके चक्कर में मैं अपने को क्यों खत्म करूँगी। और उसके बाद अचानक से उसे कॉल आता है ट्रैवल एंड टूर का। तो उसने कोई सोशल मीडिया पे एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था जहाँ पर वो लकी विनर थी और उसे 10 दिन का फ्री वैकेशन का पैकेज मिल गया था। और उसके बाद उसे ये बोला गया था कि वहाँ पर आप आराम से जो करना चाहे कर सकते हो और बहुत इंजॉय करने का मौका मिलेगा, नए फ्रेंड्स मिलेंगे। जो सुन के वो बहुत खुश होती है और उसे बस अभी यही चाहिए होता है कि कोई अनजाना सा जगह हो जहाँ पर उसे कोई जानता ना हो और वो वहाँ पर फ्रीली सब कुछ कर सके जो उसने कभी ना किया हो। एंड देन वही वो चली जाती है आइलैंड पे छुट्टी मनाने के लिए। वहाँ पर वो सब कुछ करती है, वो सारी चीज़ें उसने जो लाइफ में कभी नहीं की थी। और एक अच्छी बेटी और एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनने के चक्कर में जो उससे रह गया था सब कुछ कर रही थी, शॉर्ट फिल्म भी सीख रही थी। स्टार्टिंग टाइम था ना बेचारी का, कुछ 1-2 दिन हुआ था वहाँ पर गए हुए। तो अब पैर में रस्सी बांध कर शॉर्ट फिल्म सीख रही थी। एक दिन क्या हुआ कि वो रस्सी छूट गया और छूटने के बाद
और सीधा जा गिरी पानी में और उसके बाद डूबने लगी। और जब वो सच्ची में डूबने लगी थी उसे लगा कि नहीं, मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मर सकती बोल के मन ही मन में बोल रही थी। कोई तो आता है और उसके बाद उसे बचा लेता है। बाद में देखती है ये तो कोई और नहीं मुएंगे। और उसके बाद मुएंगे उसकी क्लास करने लगता है। अपो बस उसे बहुत प्यार से ऑब्जर्व कर रही थी। वो सोच रही थी ये मुझे डांट क्यों रहा है, फिर सोचती है छोड़ो ना, इसने मेरी जान बचाई तो थोड़ी सी डांट सुनने में कोई बुराई नहीं है। मतलब इस लेवल तक अपो यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, बस वो उसकी बातें सुने जा रही होती है। और ये सब कुछ वो मन ही मन में बोल रही थी कि इंसान बुरा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ओवर रिएक्ट कर रहा है, बाद में समझ लेगा। उसके बाद उसे वो सॉफ्टिंग सिखाने लगता है, दोनों में दोस्ती होती है। और पहले जब वो उसका नाम पूछता है तो वो सोचती है मेरा नाम क्या है, अगर मैं सच नाम बताऊंगा तो मेरे लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर तो मैं छुट्टियां मनाने आई हूँ, कौन सा ये बंदा दोबारा मिलेगा। इसीलिए वो इधर उधर देखती है और सोचती है आसमान, पानी और कितने अच्छे अच्छे पंछी, कितना अच्छा नजारा है। और उसके बाद वो बोलती है व्यू। तो इस तरह से उसने अपना खुद का नाम ही व्यू रख लिया होता है। और उसके बाद पूरे 7 दिन तक दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। स्टार्टिंग में उसे लगा था कैजुअल है, और इन दोनों का रूल ये था कि दोनों के बारे में बिल्कुल कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिख नहीं करना, मतलब एक दूसरे को कुछ भी नहीं पूछेंगे, बस नाम जान लिया इतना काफी है ताकि एक फ्री जीप बन सके। और लेकिन बाद में हमें ये दिखाया जाता है एट द 7th डे, 7वें दिन पे जो हुआ, मतलब दोनों के बीच में जो भी मूवमेंट हुआ, उसके बाद अपो ने रियलाइज किया ये बंदा बिल्कुल भी बुरा नहीं, दिल का बहुत साफ है और शायद ये इसे लाइक करता है। तो अपो ने तो पूरी अपनी कहानी उल्टी बता दी थी। तो अब उसे ये चीज डर लगने लगा कि ये मुझसे नफरत करेगा, अगर इसे सच पता चलेगा तो इसी बात की वजह से वो अपने मन में एक डर बैठाती है कि शायद अगर इसे ये पता चलेगा कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ तो शायद ये भी मेरे एक्स जेम की तरह निकले और ये मुझे गलत समझे या फिर ये मुझे डिस करे। इसी बात की वजह से वो वहाँ से 9 तो 11 हो चुकी थी, इससे पहले वो इनको उसकी असलियत के बारे में पता चले। तो ये सब कुछ था फ्लैशबैक। और फिर से एक बार हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर अपो और मुइंग एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से टाल रहे होते हैं। उसके बाद तो क्या ही था, अब मुएंग से बिल्कुल भी रुका नहीं जाता। पापा बोलते हैं मुएंग को कि तुम्हारी स्टेप मॉम होने वाली है तो उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और चला जाता है हमारा बंदा आरो, अपो को लेकर निकल लेता है तो सबको घर पे लॉक करके। और उसके बाद वो गाड़ी में अपो को डालता है और उसके बाद वो अपने वाले सेक्शन पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसे डराने लगता है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, अपो या फिर व्यू। वो बोलती है अपो। ऐसे उनके तो बोलते कि तुम हमारे इसमें क्या था, तुम मेरे पापा से शादी क्यों कर रही हो, तुम चाहती क्या हो, तुम कौन हो, तुम मेरे पापा के साथ पैसों के लिए हो या फिर तुम मेरे पापा से प्यार करती हो, अगर तुम मेरे पापा से प्यार करती हो तो तुम्हारे मेरे बीच में क्या था, और तुम क्या 2 टाइमर हो, एक ही टाइम पे बाप बेटे दोनों को नचा रही हो, अगर हम दोनों के बीच इतना कुछ हो सकता है तो क्या तुम मेरे पापा के साथ भी सो चुकी हो। इतना तक बोल लेता है। ये सुनने के बाद अब वो बोलते ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि तुम मुझे सच बताओ क्या सच है। ये सुनने के बाद अब वो क्या बोलती, वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है। वो बोलती है मुझे नहीं पता, अगर 2 लोग शादी करते हैं तो इसमें तीसरे का इन्वॉल्व होना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं क्यों शादी कर रही हूँ। शादी नॉर्मली मुझे एक लड़के चाहिए था तो मैंने कर ली। उससे बोलता है नहीं तुम मेरे पापा के साथ शादी नहीं कर सकती, मुझे बता तुम मेरे पापा से प्यार करती हो। वो बोलते हैं नहीं। ये सुनने के बोलते अगर प्यार नहीं करती तो तुमने शादी क्यों करने के लिए हाँ बोला, वो भी मेरे पापा से, दुनिया में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे ना तो मेरे पापा ही क्यों। ये सुनने के बाद और वो बोलती कि हर चीज़ का आंसर नहीं होता, मैं प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है कि हम दोनों के बीच में क्या था। वो बोलती है वही जो नॉर्मली 2 एडल्ट्स के बीच में होता है, तो अब हम ऐसे प्रेजेंट करना है कि दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, दैट्स इट, अब तुम्हारे पापा को बुरा लगेगा। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है कि तुम्हें बहुत पड़ेगा मेरे पापा को बुरा लगेगा तुम, लेकिन तुमने कंसिडर किया मेरी फीलिंग का क्या, अगर मेरे पापा तुम्हारी लाइफ में थे तो मेरे साथ तुम क्या कर रही थी। वो बोलते कि तब तक नहीं थे। ये सुनने के तो बोलते कि इसका मतलब उसके बाद थी, तो तुम मेरे पापा के साथ कैसे शादी कर सकती हो। तभी अब वो बोलती है क्योंकि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, मैं मना नहीं कर पाई। वो बोलता है कि तो तुम मेरे पापा को कब से जानती हो, मतलब उसके लाखों सवाल थे। और उसके बाद इवन उसके बहुत नजदीक जाता है और वो बोलता है अगर तुम मेरे पापा से सच में शादी करने वाले तो हम दोनों के बीच क्या था मुझे क्लियरली बताओ। उसके नजदीक जा रहा होता है। अपो बोलती है थोड़ा हद में रहो, मैं तुम्हारे होने वाली स्टेप मॉम हूँ। अपो को मुएंग बोलता है हर किसने इस जन्म नहीं बल्कि दूसरे जन्म तक भी मैं तुम्हें कभी अपनी स्टेप मॉम बनी तो नहीं देने वाला। तभी वहाँ पर पापा आते और उसके बाद पापा मुएंग को डांटने लगते कि ये क्या बदतमीजी है, अपने होने वाली मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तभी पहले तो अपो को ऐसे देखता है, बहुत कुटता है। और उसके बाद मुएंग अपने पापा को बोला था आप इस औरत से शादी नहीं कर सकती। तभी पापा बोलते कि तुम होते को नहीं सब कुछ बोलने वाले, तुम खुद ही बहुत गैर जिम्मेदार हो और तुम दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली डाल रहे हो, या फिर तुम लोगों कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, तुम इसे पहले से जानते हो। और ये सुनने के बाद अब क्या बोलता है ना मियां कि हाँ ये मेरी मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, इसके साथ मैं सो चुका हूँ, तो अब आप इसको माँ नहीं बना सकते क्योंकि ये मेरी बेड पार्टनर है। तो इसलिए बोलता कि नहीं आजकल बहुत सारे लोग फेक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई आके बेवकूफ बना के चले जाते, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अब वो बोलते हैं कि तुमने कभी मेरी बातें सुनी है तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, और मुझे अब पूरा भरोसा है तो अब प्रॉब्लम क्रिएट मत करो वरना तुम्हारे और दिक्कत आएगी, ठीक है बोल के वो वहाँ से अपो को लेकर चले जाते हैं। और हमारा बंदा यानी कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है। अपो को पापा लेके चले जाते हैं और
उसके बाद वो पूछते कोई प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं नहीं। उसके बाद वो बोलते हैं मेरा बेटा ना थोड़ा सनका हुआ है तो उससे थोड़ा बच के रहना, अगर कुछ परेशान करे तो बेझिझक मुझे बोल लेना। वो बोलते कोई बात नहीं। और उसके बाद वो अपने आप से पूछ रही थी यही बंदा होना था इसका बेटा, वो चिल्लाने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब वो सारा रात को सोने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोइंग था वो नशे की हालत में था, वो टेंशन में था। वो ओम उसके पास आता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है को जो मोइंग था वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम उसके ऊपर नज़र रखो, उसके हर मोमेंट पे नज़र रखो। वो बोलता है कोई बात नहीं बस। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है पापा के असिस्टेंट जिनका नाम सीता होता है वो आई हुई थी उसे लेने के लिए अपो को डाइनिंग टेबल में। तो वो पहले तो उनको देख के थोड़ी सी शॉक होती है, बाद में देखती है कि जो आंटी थी आंटी भी वैसे पागल की तरह गा रही थी। और उसके बाद ओम उसका पीछा कर रहा था। इसके बारे में पूछने के बाद सीता बता देती है कि मोइंग ने आपके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है इसको। ऐसे सुनने के बाद अपो पूछते इस घर में कोई नॉर्मल नहीं है क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जो मोइंग था वो कोई शोर शराबी की वजह से उठता है। ऑलरेडी बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड था तो इसीलिए वो इरिटेट होकर उठता है और उसके बाद उस सेक्शन में जाता है जहाँ पर शराब चल रहा था, शोर शराबा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक नया बंदा जिसका नाम माई होता है। और उसके बाद ये जो माई होता है वो आता है और उसके बाद पहले पता चला ये दोनों साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। और जो मोइंग था उसने अपो के बारे में पता लगाने के लिए मैंग को वहाँ पर भेजा हुआ था। जो मैंग था वो बोलता है ये लड़की तुम्हारे पापा से शादी करने के लिए आई हुई है। जो सुनने के बाद मोइंग ना थोड़ा सा परेशान होता है और वो सोचता है इसका तो कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अपो को किसी का कॉल आता है और उसके बाद वो अंदर कमरे में चली जाती है। और उसके बाद वो अपनी आंटी थी, मतलब वो अपो की आंटी थी, उसकी आंटी डांट होती कि तुम कॉन्टैक्टलेस कैसे हो सकती हो, तुम्हें किसी भी कीमत पे हमारा जो एहसान है उसको तो चुकाना ही पड़ेगा। तभी वो बोले थे आंटी मैं ट्राई कर रही हूँ ना, आप इस तरह से मुझे परेशान मत करो आंटी। और वहाँ पर आंटी के बेटे और बेटी दोनों ही ऑनलाइन होते हैं। उसके बाद आंटी बोलती है घर की तरफ दिखाओ और जब घर दिखाती है तो दोनों यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि फाइनली हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपो थी वो फ़ोन को काट लेती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और हम अब फ्लैशबैक टाइम पे चलते हैं जहाँ पर अपो और मोइंग एक दूसरे के साथ थे। और उसी टाइम पे अपो को कॉल आता है और उसके बाद वो अपने फ़ोन को उठाती है और फ़ोन ऑन करती है तो देखती है ऑलमोस्ट 50 मिस कॉल थे, मैसेजेस थे जो उसके आंटी के थ्रू था। इसी बात की वजह से वो भागते हुए जाते हैं और दूसरे कमरे में फ़ोन चार्ज करती है। फ़ोन चार्ज करके जैसे फ़ोन ऑन होता है उस समय पे और अपनी आंटी को कॉल लगाती है। ये बोल के कि मैं थोड़ी बिजी थी हमसे फ़ोन नहीं उठा पाई। लेकिन उसकी आंटी बोलती है तुम्हें अभी कभी आना पड़ेगा वरना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अपो बोलती है अभी तो नहीं आ सकती लेकिन मैं थोड़ी देर बाद में आ जाऊँगी। और जब भी आंटी उसको ओरिजिन बताती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। हमें ये नहीं बताया गया कि अपो को उसकी आंटी ने क्या बता दिया, लेकिन कुछ भी था लेकिन काफ़ी खतरनाक था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपो वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है, मतलब मोइंग को बाय बोले बगैर वो वहाँ से निकल लेती है। और उसके बाद जब वो घर पे जाती है वहाँ पर उसकी आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और उसके बाद उसकी आंटी बोल रही होती है कि अब तो तुम्हें हमारी नैया पार कर सकती हो। वो बोलते हो क्या करना है मुझे। तभी आंटी उसे डांट लगा रही होती है। ये बोल रही होती है अगर तुम्हारे माँ बाप ने इतना कुछ ना किया होता तो आज हमें ये सब कुछ झेलना ना पड़ता। जिससे हम ये जान सकते हैं कि पता नहीं अपो की माँ पापा ने ऐसा क्या कर दिया था जो बात की वजह से अपो को ये सब कुछ सुनने पड़ता था। और तब वहाँ पर री आती है। री मतलब अपो की आंटी की बेटी थी और एक नंबर की नशेड़ी लड़की जो पूरी तरह से हर टाइम हैंगओवर पे रहती थी। जब उसकी माँ उसे डांटती है कि तुम ऐसे हाल में कैसे हो, तब वो ये बोले होते कि मेरी नौकरानी वापस आ गई अब तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। तो हम समझ सकते हैं अपो की हैसियत इस घर में क्या थी। शायद इसी बात की वजह से मोइंग के सामने भी उसने अपनी फैमिली को कुछ बताना बेटर नहीं समझा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और कैरेक्टर जो अपो का कॉजन ब्रदर, मतलब उसी आंटी का बेटा था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि अपो की साइड पे था। क्योंकि जब भी माँ बेटी मिलकर अपो को टॉन्ट मार रही होती है उस टाइम पे वो दोनों को मुंह बंद करवा रहा होता है, बोल रहा होता है कि बकवास बंद करो। लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर था कि अपो की लाइफ जितना देखने में आसान था इतना बिल्कुल भी नहीं था। और वो डांट रहे होते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने पैसे लिया और उसके बाद वो सब कुछ डुबा दिया और इस बात की वजह से आज हमारा ये हाल है बोल के वो डांट रहे होती है। और उसके बाद आंटी का बेटा अपनी खुद की माँ को बोला था मम आप आपको इसमें कैसे कर सकते हो, अंकल आंटी ने पैसे लिए थे ना तो इसकी क्या गलती है। तभी वो बोल रहे थे कि इसको हमने पाल पोस के बड़ा किया हुआ है और इस पर इतने पैसे खर्च किए हुए हैं, इसे पढ़ाने में हमें पैसे नहीं लगे क्या। अब हमारा जो एक बंदा है जिससे हमने पैसे लिया हुआ है वो आने वाला है तो उससे बात करना बहुत ढंग से, और उसने बोला हुआ है तो उससे बात करेगा। अब वो बोले थे मैं क्या बात करूँगी। तभी आंटी बोलते कि मुझे कुछ नहीं पता लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पे हमें हमारी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें फाइनली उस एहसान का बदला चुकाने का मौका मिला तो जल्द से जल्द ऐसा वो बोलते हैं। अपो कुछ समझ नहीं पा रही होती है। तभी वहाँ पर गाड़ी का हॉर्न बजता है जो था मोइंग के पापा फोर्डिंग का गाड़ी। और उसके बाद अपो को बोला जाता है चलो 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 बाहर। और उसके बाद सब लोग बाहर जाते हैं और उसके बाद फूडिंग यानी कि मोइंग का पापा बाहर निकलता है और उसके बाद वो बोलता है मुझे आज इससे बात करनी है। तभी आंटी कुछ बोलने की ट्राई कर रही होती है। तभी
फूडिन बोलता है मुझे बात करनी है, मतलब मुझे सिर्फ अपो से बात करनी है। और उसके बाद अपो को रूम में भेजा जाता है फूडिन से बात करने के लिए। और उसके बाद अपो बोलती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मेरी आंटी ने कुछ पैसे लिए थे आपके साथ, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको पैसा लौटा दूंगी। फूडिन को अच्छी तरह से अपो की हालत बताती तो वो बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसे नहीं, मुझे अच्छी तरह से बताए, इवन तुम अनएम्प्लॉयड हो तो तुम कैसे पैसे चुकाओगे, तुमने कुछ सोचा है? अब वो बोलती है हाँ ये बात सच है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं चुका भी नहीं ना पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वो पैसे लेके भाग जाऊंगी, आप फिक्र मत करो, कुछ भी करके मैं पैसे तो दे ही दूंगी। और उसके बाद जो अपो थी वो उसे ऐसा बोलती है तो फूडिन बोलता है मुझे तुम्हारे हेल्थ के बारे में अच्छी तरह से पता है। अपो को फूडिन बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। वो बोलती है नहीं, मैं आपकी कोई ऑफ़र नहीं सुन पाएंगे, आई एम सॉरी सर, आप मेरे डेबिटर हो, मेरे आंटी ने आपसे पैसे लिया हुआ है, तो आप इतना श्योर हो जाओ कि 3-4 महीने के अंदर ही मैं आपको पैसा लौटा दूंगी। वो बोलता है अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो उसमें तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर दूंगा, इवन मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये सुनने के बाद अपो बोलती है क्या? तभी वो बोलता है फूडिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अपो बोलते हैं क्या आप पागल हो गए हो, आपको पता भी आप क्या बोले हो? वो बोलने वाला था लेकिन मेरे कुछ शर्तें, ये बस कहने के लिए शादी ऐसा कुछ बोलने वाला था। अपो बोलते हैं आई एम सॉरी सर, मुझे आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपका जो पैसा है मैं इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगी, मुझे बस कुछ टाइम दीजिए। फूडिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे ऑफर को सुनती शायद तो मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारी मदद कर पाता और मेरी भी मदद हो जाती। वो बोलते हैं नहीं सर, मुझे आपके कोई ऑफर को नहीं सुनना, मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, मुझे ऐसे कोई घटिया तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं लौटाना, ऐसा वो बोल लेती है। उसके बाद जो अपो थी वो फूडिन को बाय बोलती है। फूडिन बोलता है अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे जरूर कॉल करना, और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद में दोनों ही मतलब माँ बेटी मिल के पूछने लगते हैं कि क्या बोला था उसने और तुमने क्या बोल दिया, क्या नाराज कर दिया, उसके फेस से ऐसा लग रहा था कि तुमने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे पसंद ना हो। तभी अपो बोलती है वो मुझसे शादी करना चाहता था। सब लोग शौक में आ जाते हैं, लेकिन आंटी को तो ये आइडिया काफ़ी बढ़िया लगता है। वो बोलती है तो क्या प्रॉब्लम है? अपो ऐसे डिपेंड करने की ट्राई कर रही थी कि ये गलत है ना, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। तभी जो फूडिन था उसको उसकी प्रॉपर्टी याद करती है आंटी, और वो बोलती है क्यों नहीं, आराम से कर सकती हो, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप ने अगर इतना सारा पैसा ना लिया होता तो आज हम इस हाल में ना होते, ऐसे हम गली गली में ऐसे भटकते ना रहते, हमारी भी अच्छा खासा लाइफ होता। तुम्हारे माँ बाप ने जो पैसे लिया हुआ था उसको चुकाने में हमारा सारा प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म हो गया, और अभी देखो मेरे बच्चों को, मेरा बेटा बेटी क्या आज इतने आसान वाली लाइफ जी पाते, लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम्हारे खानदान की वजह से इतना कुछ हुआ है, तो अब चुपचाप तुम्हें वो सब काम करना पड़ेगा बोल के आंटी डांटने लग जाती है। आपको बहुत बुरा लग रहा होता है। इवन अभी जो उसका भाई होता है वो अपू की साइड लेने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मॉम बिल्कुल भी नहीं सुनती, और उसके बाद वो अपनी माँ को मनाने के लिए चला जाता है। मतलब ये बंदा अभी भी अपू की साइड पर ही था। और उसके बाद री भी बोलते हैं हाँ भले ये थोड़ा सा रूड हो, लेकिन ये सच बात है कि तुम्हारे मम्मी और पापा की वजह से आज हमारी ये हाल है, तो मुझे लगता है तुम्हें अगर कभी भी तुमने हमारे बारे में सोचा है तो इस बात को तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था, बोल देती है। और उसके बाद री भी वहाँ से अंदर चली जाती है। अब वो बेचारी प्योर सी बंदी परेशान होने लग जाती है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब सुन के कि उसके माँ बाप की वजह से ये हुआ है जो वो बचपन से सुनती आ रही थी, तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। इन शॉर्ट अपो की लाइफ पूरी तरह से वाट लगी पड़ी हुई थी, और वो वही सब कुछ याद करके रोने लगती है। और उसके बाद वो सब कुछ याद कर रही थी जिस तरह से उसकी आंटी ऐसे गैम्बलिंग में इतने सारे पैसे खर्च करती थी, और बचपन से अपो से बहुत मेहनत करवाती थी, किसी ने भी उसे वो अपनापन नहीं दिया। जब वो उसके माँ बाप के साथ होते ना डील किया करती थी तो अपो बहुत सैड थी। तभी वहाँ पर मोइंग आता है। मोइंग को पता चल चुका था कि अपो ने यहाँ पर क्यों एंट्री मारी हुई थी, मतलब वो अपने पैसे को पे बैक करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए यहाँ पर शादी के लिए आई हुई थी। और तभी मोइंग वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें बस यही जगह लगा पैसे पे करने का। तभी अपू बोलते हैं तुम्हें किसने बताया? ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है कि मुझे जिसने भी बताया हुआ हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये घटिया तरीका है, तुम्हें बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, यही क्यों? ये सुनने के बाद अपू बोलते हैं कि क्योंकि मुझे ये रास्ता बहुत ईजी लगा, इससे बेस्ट रास्ता कौन सा हो सकता है कि मुझे कमाना भी नहीं पड़ेगा और मुझे पैसे ऐसे पे ऑफ करने का पक्का भी मिलेगा। तो सुन के मोइंग उसे बोलता है कि क्या तुम सच में ऐसे थे? ये सुनने के बाद अपू बोलते कि हाँ मैं यही वाली हूँ, और जिसको तुम उस टाइम पर मिले थे ना वो कोई और थी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी मोइंग से बोलता है कि तुम मेरे पापा से शादी नहीं कर सकती, अगर तुम्हें शादी करनी तो मुझसे करो ना। अपू बोलते कि क्या? तभी बोलते कि हाँ मुझसे करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनने के बाद जो अपो थी वो ऐसे बोलती है नहीं मैं तुम्हारे पापा से शादी करूंगी। उसका हाथ पकड़ता है। तभी अपो उसे देखती है और उसको इशारा करती है तुम्हारी ये हरकतों की वजह से मुझे तुम जैसे इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, और मैं तुम्हारे पापा को चूज करूंगी। तुम्हारे सामने तो बोलती है कि तुम मेरे डैड से शादी मत करो, और इवन वो ये भी ऑफर कर देता था कि तुम इंस्टेंट मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे सारे इतने पैसे है वो पे कर दूंगा। जो सुन के अपो को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो उसे बोलती है कि देखो हम दोनों के इसमें जो भी हुआ था उसको ऐसा समझो कि दो यंग लोग मिले थे और उसके बाद उन दोनों का कुछ अच्छा खासा मोमेंट गुजरा, उसके बाद सब कुछ खत्म। ऐसे समझो कि ये कोई वन नाइट स्टैंड की तरह था, इसके अलावा मैंने कभी कुछ सोचा नहीं, और मेरी लाइफ ही अलग है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। जो मोहिंग था तो परेशान होता है, वो उसे बोलता है लेकिन मैं तुम्हें अपने पापा से शादी करने नहीं दे सकता। अब वो बोलते कि
पर मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, और इवन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारी बातें सुनते होंगे, क्योंकि मैंने इतना तो ऑब्जर्व किया ही हुआ है। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या, तुम मत करो। ये सुनने के बाद जो मोहिंग था वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को बहुत कैजुअल तो बिल्कुल नहीं लेने वाला। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जब भी मन चाहा आओगी और उसके बाद चली जाओगी, और मैं ऐसे स्माइल करते हुए तुम्हें हेलो हाय बोलते रहूँगा, और किस नहीं। तुम यहाँ पर जिस मकसद से आई हुई हो मेरी स्टेप मम बनने का, वो तुम्हें कभी पूरा होने नहीं दूंगा। देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ, बोल के उसे इरिटेट करता है, और उसके बाद वहाँ से निकल लेता है। अपो परेशान हो जाती है, और उसके बाद जो हमारा मोइंग था वो जाता है फूडिन के पास, यानी कि उसके पापा की गाड़ी के सामने। और उसके बाद पापा निकलते हैं। फूडिन बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम गाड़ी के सामने क्यों आए हो, तुम्हें क्या अभी मरने का शौक चढ़ा है क्या। तभी जो हमारा बंदा था मोइंग, वो बोलता है आपको कितना पैसा चाहिए। तभी ये सुनने के बाद जो फूडिन था वो बोलता है कि पैसा, ओ मतलब मेरा बेटा मुझे पैसा पर कर रहा है, हाँ किस बात के लिए। ये सुनने के बाद जो मोइंग था वो बोलता है आपको उससे शादी नहीं करनी, आप उससे आपको इन रिटर्न में बहुत सारा पैसा दूंगा। इधर गया तो हंसते हैं और बोलते कि एक बात बताओ, आज तक तो तुमने कभी मेरी कोई भी बात मानी नहीं, हमेशा से तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो, तो अचानक से मेरे पास आके मुझे पैसे ऑफर कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बोलो मत, सारा बिजनेस मैंने संभाला है। ये सुनने के बाद जो मोइंग था वो बोलता है कि और आप मत बोलिए, ये सब कुछ मेरी माँ का है। मेरी मॉम के डेथ के बाद मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई दूसरी औरत आके मेरे मॉम की और मेरे नाना जी की जो प्रॉपर्टी है उन सब में ऐसे बुरी नजर डाले, और आप वो चांस उस लड़की को दे रहे हो जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये सुनने के बाद पापा हंसते हैं, बोलते हैं एक बात बताओ बेटा, प्रॉब्लम क्या है उसमें, और तुम कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे हो मेरे लिए या फिर उसके लिए, क्या बात है उसे जानते हो। मोइन कुछ बोल नहीं पाता, और उसके बाद फूडिंग बोलते हैं देखो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बचपन से मैं तुम्हें लाइन में लाने के लिए क्या क्या कर रहा था। मैं चाहता था कि तुम बिजनेस करो, सब कुछ करो, लेकिन हर बार तुमने ना मेरे अगेंस्ट ही आके काम किया हुआ है, और अचानक से मेरे आगे से ऐसे बना रहे जैसे कि कोई ऐसे गर्लफ्रेंड रूठी हुई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड पीछे बन रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मोइन बोलता है आपको मैं जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। कितना चाहिए, 10 मिलियन मैं दे दूंगा, लेकिन उस लड़की से शादी मत कीजिए, किसी और को ढूंढिए। ये सुनने के बाद पापा हंसते हैं फूडिन, और बोलते हैं कि बहुत मजेदार चीज़ है ये, पता है क्योंकि खुद का बेटा है आपके पीछे आगे से मंडा रहा है कि शादी मत करो पापा, शादी मत करो, और मुझे ये चीज़ बड़ा मजा आ रहा है। और तुम्हारा ये सड़ा हुआ शक्ल देख के, तुम्हारा इरिटेटिंग फेस देख के तो मुझे लगता है मुझे अभी अभी आपस से शादी करनी चाहिए, बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद दिखा जाता है जो मोइन था वो एक बार जो अपने पापा को कन्विंस करने आया था कि उससे शादी ना करे, वो फ्लॉप हो जाता है, और वो काफी ज्यादा परेशान होने लग जाता है। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है फूडिन अपू को लेके जाता है अभी मोइन के आंट के पास, क्योंकि उन्होंने थोड़ा उससे बुली कर दिया हुआ था जब वो डाइनिंग टेबल में आए हुए थे उनके साथ खाना खाने के लिए। तो इसी बात की वजह से वो बोलते हैं अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो। जब आंटी बोलती है कि मेरी कोई गलती है ही नहीं, ये सुनने के बाद फूडिन बोलता है ये मत सोचना कि मुझे अपो ने बताया हुआ है, ये मेरी होने वाली वाइफ है, तो इसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मुझे पता सीसीटीवी फुटेज से पता चला। ये सुन के तो वो थोड़ी सी घबरा जाती है। वो बोलते हैं मेरी कोई गलती है नहीं, एक्चुअली नहीं, ये बहुत एंटी कैरेक्टर है, मतलब बहुत फनी कैरेक्टर। वो बोल रही थी मुझे कोई ऐसे शौक नहीं है ऐसे कोई भी लड़की को बुली करना, लेकिन ये तुम्हारी लाइक बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें पता है ना। ये सुनने के बाद जो फूडिन था वो बोलता है ठीक है, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी ना तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। वो बोलती है क्या सोच रही हो। ये सुनने के बाद फूडिन बोलता है कुछ नहीं, तुम्हारा जो क्लिप है तुम पागल की तरह घर पे ऐसे हरकतें करती रहती हो ना, उन सबको ना मैं ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल करवा दूंगा। वो सोचती है ओ माय गॉड मैं वायरल होने वाली हूँ। उन्हें पॉपुलैरिटी का बहुत शौक था, लेकिन बाद में उन्हें जब रियलाइज होता है नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, वो फौरन अपो से माफ़ी मांग लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो अपो थी वो फूडिन के साथ होती है, बाहर ऐसे बात कर रही होती है। फूडिन बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है अपो, मैं तुम्हें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन तुम अगर जाना चाहती हो तो वापस जा सकती हो। ये सुनने के बाद जो अपो थी वो बोलती है नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया हुआ है, अब मुझे इस डिसीजन से पीछे हटने से मतलब पीछे हटने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप फिक्र मत करो, मैंने जो बोला है मैं आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगी, ऐसा वो बोलती है। तो लगता है कुछ तो बात है, वही शायद शादी के लिए बातें चली होगी। और हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो हमारा मोइन था वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट वाले मूड में था, और उसके बाद वो ऐसे सैड होकर बैठा हुआ था। और तभी वहाँ पर ओम और जो हमारा बंदा था उसका दोस्त जेम दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए थे। जेम नहीं, उसका दोस्त, मोइन का दोस्त। और उसके बाद वो उसे समझाने की ट्राई कर रहा होता है कि देखो ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए, तुम ना उसे भूल जाओ, बस ये सोचो कि तुम दोनों यंग थे तो बस तुम उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे, ये प्यार नहीं था। ट्रस्ट में दोस्त, प्यार ऐसे नहीं होता कि एक हफ्ते में तुम मिले और उसके बाद उसके साथ तुम्हें प्यार हो गया, वो बस अट्रैक्शन था। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगे ना तो तुम इजीली उसे बोल पाओगे, बोल के उसे समझा रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोइन था वो रात को लैपटॉप पे अपो का फोटो ही देख रहा था, जहाँ पर उसका फेस पूरी तरह से ब्लर आया हुआ था, और अपो बेचारी सैड थी और वो वही चीज़ देख रही होती है 7 दिन जो उसने उस
आइलैंड में बिताया हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही थी। देखने से उसके फेस से ऐसा लग रहा था कि कुछ तो उसे इस बात से फ़र्क तो पड़ा होगा। जब वो मोइंग की वीडियोस ले रही थी, वो सोचती है मुझे सब कुछ नहीं सोचना, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और उसके बाद वो जो भी फोटोज उसके फ़ोन में थे मोइंग के लिए वो डिलीट करती है। और इवन हमारा बंदा भी वही लैपटॉप से अपो की फ़ोटोज़ को डिलीट मार लेता है और काफ़ी ऐसे सैड सा मुँह बना के वहीं पर सो लेता है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में फूडिन अपो को अपने पार्क पे लेके चले जाते हैं। वहाँ पर अपो को आज के बाद इस पार्क की नई एग्जीक्यूटिव बना दिया जाता है और उसके बाद उसे इन सब लोगों के साथ काम करना था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपो थी वो काफ़ी खुश थी, यहाँ पर वो बहुत आराम से काम भी करने लग जाती है क्योंकि आज ही से वो स्टार्ट कर रही थी। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा बंदा था मोइंग, वो तो सो रहा था, इतना गंदा सो रहा था कि वो ऑलमोस्ट हाइबरनेशन पे चला गया है, ऐसा उसके दोस्त का मानना था क्योंकि उसे उठाने की ट्राई कर रहा है लेकिन वो कर नहीं रहा था और सोचता है रहने देता हूँ। और उसके बाद अपो अपना काम कर ही रही होती है, थोड़ा आगे जाती है तो ऐसे बहुत बड़ा कुआं था और वो सोचती है इतना गहरा कुआं, अगर कोई गिरेगा तो बहुत बुरी तरह से मतलब ऐसे जख्मी हो सकता है। पीछे से वो आता है, उससे ऐसे उसके गले में अपना हाथ रखता है और बोलता है तुमने सोच भी कैसे लिया, तुम मेरे घर के आसपास, मेरे घर के आसपास आओगी, यहाँ से फुटो। तभी अपो बोलती है हाथ छोड़ो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है और उसके बाद उसका गला दबा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा है कि तुम मेरे पापा को जिस तरह से अपनी चिपड़ी चिपड़ी बातों में फंसाई होगी इसी तरह से सब लोग फंसेंगे, हर किस नहीं। ये मत सोचना कि तुम इन फ्यूचर इस पाक के मेरे पूरे फैमिली की मार्किन बनोगी, कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। अब वो बोले थे छोड़ो मुझे। तभी हमें दिखाया जाता है जो मोइन था वो बोलता है हर किस नहीं, मैं तुम जैसी लड़की को तो नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें लग रहा होगा तुम मेरे पापा को फंसा के मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लोगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब वो बोलती है अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा ना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तभी जो मोइन था वो बोलता है लेकिन पापा तक कौन बात पहुँचाएगा, अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें इस खाई में इसे धकेल दूंगा। मतलब बहुत बड़ा कुआ था, उसी का बात कर रहा होता है। अपो को अभी समझदारी इसे दिखाने के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। अपो बोलती है ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर के यहाँ से जा रही हूँ, मेरा काम खत्म हो गया इसलिए जा रही हूँ बोल के चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपो तो चली गई, वो इनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने कमरे से बाहर की तरफ बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर ओम आता है और वो बोलता है बॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये सुनने का तो वो बोलता है कि अब इस पार्क में इस मेरे घर में अपो घुस चुकी है तो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। यही सुनने के बाद जो आम था वो बोलता है बॉस दरअसल बात क्या है ना, जो आपकी जो पापा है उनके होने वाली नई बीवी है उनको इस पूरे पार्क की एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उनको पर मंथ 2 लाख सैलरी मिलने वाली, तो क्या करें। बस ये सुनने के बाद वो शौक में आता है और वो बोलता है क्या 2 लाख, वो तो यहाँ पर अपने पैसे पे करने के लिए आई थी ना। ये सुनने के बाद आम बोलता है बस अब तो लगता है यहाँ पर पैसे पे करने नहीं बल्कि हमें लूटने के लिए आई है, तो क्या किया जाए, आपकी मम्मी की सारी प्रॉपर्टी तो बहुत रिस्क में आ गई है। ये सुनने के बाद वो इनको बहुत गुस्सा आता है और बहुत जोर से अपो मैं भी नहीं छोड़ूंगा ऐसे चिल्लाने लगता है। बेसिकली बंदा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है। जहाँ पर मोइंग अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के वही वाले घर पे आता है जहाँ पर अपो रहने वाली थी और चिल्ला के बोलता है अपो, और उसके बाद मन में बोलता है अब तुम्हारा क्या होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है और जिस तरह से अपो को चिल्ला के बुला रहा था अपो ऊपर वाले फ्लोर से बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है मुझे ना तुमसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होने लगा है, मुझे लगता है तुमने पक्का कोई जादू टोना किया हुआ है, तो ये पकड़ो बोल के नीचे से ऊपर की तरफ बैठ सकता है और बोलता है अब तुम्हारा आखिरी टाइम शुरू हो चुका है। ये सुनने के बाद अपो बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो। ये सुनने के बाद मोइंग उसके पास आता है और बोलता है मुझे पता है तुम एक नंबर की लालची टाइप की लड़की हो, मुझे ये भी पता है कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, इवन अपने आप को अपने आप से डबल उम्र वाले आदमी के साथ सेल कर सकती हो, कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने गलत बंदे को पकड़ लिया इस बार, तुम्हें लग रहा होगा मेरे बाप को पटाओगे उसके बाद तुम सब कुछ लेके चले जाओगे और हमें बैंकरप्ट करवाओगे, लेकिन ऐसा हर किस नहीं, क्योंकि ये जो मेरे बाप के पास जितना भी प्रॉपर्टी है ना उसका असली ओनर वो नहीं बल्कि मैं हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरी माँ का है, मेरे बाप ने तो बस उस बिजनेस को संभाला हुआ है। तो भूल जाओ, अगर अभी भी तुम चाहती हो तुम्हारे पास टाइम है फुटो यहाँ से। अब वो बोलती है देखो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे तुम्हारे पापा का कुछ नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद मोइंग बहुत हंसने लगता है और वो बोलता है जैसे कि मैं तो तुम्हारी बातों में बहुत ईजी यकीन करूँगा, हर किस नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कितनी बड़ी सेल्फिश हो और तुम यहाँ पर बस पैसों के लिए आए हुए हो ना, तो तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। अब वो बोलते तो क्या अब मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ तो यहाँ से जाओ। तो अब मोइंग हंसता है और वो बोलता है तुम्हें लगता है मैं यहाँ से जाने के लिए आया हूँ, हर किस नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर 24/7 नजर रखूँ और मैं वही रूम पर रहूँगा जहाँ पर तुम रहती हो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र बनाए रखूँ। आप उल्टी गिनती शुरू हो जाए मेरा तुम्हारी बोल के हाँ हंसने लग जाता है और वो अपना सर पकड़ने लगती है, क्योंकि उसे पता था इस बंदे को कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसकी बातों में थोड़ी भरोसा करने वाला था। इंदिरा में देखा जाता है अब वो अंदर जाते रूम में, वो अपने आप अपना सर पीछे होती है टेंशन के मारे और तभी उसका पेट बहुत बुरी तरह से खराब होने लगता है। वो सोचती है जब भी मैं टेंशन में होती हूँ मेरा पेट खराब होता है और वो वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में जैसे तैसे वो आपने मैनेज कर ही रही होती है, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि उसका पेट बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा, मतलब ऐसा होता है ना कॉन्स्टिपेशन टाइप का उसे हो गया था। तो
अचानक से उसे कुछ साउंड सुनाई देता है। तो इसी बात की वजह से वो अपना काम खत्म किए बगैर बाहर आते हैं, जहाँ पर जो मुएंग होता है वो अपने रूम में बहुत बड़ा होल कर रहा था। अब वो बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, तभी वो बोलता है कि ताकि मैं तुम्हारे ऊपर 24/7 नजर रख सकूँ, इतना बड़ा होल है, इसमें से तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे और तुम्हारे रूम में कौन कब आएगा, सब कुछ दिखेगा बोल के वो हंसने लग जाता है। और वो जो सुन के और ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। अप्पू समझ चुकी थी इस बार मुएंग से वो बिल्कुल भी जीत नहीं सकती, लेकिन हारना भी नहीं चाहती थी और उसने तो क्लियरली बोल दिया कि 24/7 तुम्हारे ऊपर तो मेरी नजर आएगी। इसी बात के वजह से वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ऑनलाइन से कुछ चीज़ें मंगाती है, जैसे कि किसी का सर किससे फोड़ना है वो वाला, जितने भी हथियार होते थे वो सब कुछ, और इवन कुछ रॉड्स और वो चाकू सब कुछ मंगाती है। और बोलते हैं कि एक बार मेरे आसपास तो आके दिखा, मैं तेरा सर फोड़ूंगी बोल के वो इविल हंसने लग जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अप्पू की अभी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो ही नहीं थी, मतलब उसको कंस्टिपेशन हो रखा था। इसी बात की वजह से वो सोचती है मैं कुछ मेडिसिन मंगाती हूँ, लेकिन अब वो उसके सामने भी तो नहीं मंगा सकती थी ना, और वो उसके आगे पीछे ऐसे मंगा रहा था जैसे कि कोई वैसे उसका बरसाव बहुत बड़ा दुश्मन हो। इसी बात की वजह से अप्पू जाती है बाहर की तरफ, वहाँ पर जाकर लैपटॉप पे कुछ ओपन करने वाली थी, वो देखती है मुइंग तो उसे देख ही रहा है। और जब अप्पू उसे देखती है उस समय पर ऐसा होता है कि जो मुइंग था वो ऐसे एक्सरसाइज करने का ड्रामा करता है। अप्पू समझती है ये बंदा क्या कर रहा है, और उसके बाद उसे इग्नोर मार के अंदर वॉशरूम में जाती है और सोचती है कि यहाँ पर तो मैं आराम से कर सकती हूँ। लेकिन वहाँ भी जब वो वॉशरूम में जाती है तो उस टाइम पे बाहर से वो दरवाजा पीटने लगता है, ये बोल के मुझे वॉशरूम जाना है, दरवाजा जल्दी खोलो। अप्पू बोलते हैं इस घर में बहुत सारे वॉशरूम है, उसी पे जाओ। तभी जो मुइंग था वो बोलता है नहीं मुझे इसी वाले वॉशरूम में जाना है, तो चुपचाप खोलो दरवाजा। अब वो परेशान होती है, सबसे पहले तो जोर से चिल्लाती है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं फुटो अंदर, और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेती है। अब वो ऐसे सोफे में बैठती है और लैपटॉप ओपन करती है और उसके बाद वो कुछ सर्च कर रही होती है। उसी समय में मुइंग उसके पीछे से आता है और वो मनी मन में बोला था मुझ जैसा इंसान से ना कुछ छुप नहीं सकता, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या चाहती हो। और उसके बाद वो सोचता है चलो देखते नहीं क्या ढूंढ रही है, पक्का मेरे पापा की प्रॉपर्टी को किस तरह से छीनना है वो ढूंढे हुए आइडिया ढूंढी होगी। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो अब वो पेट को साफ किसी मेडिसिन से किया जाता है वो सर्च कर रही थी, जो देखने के बाद मुझे हंसने लग जाता है। और उसके बाद वो बोलता है तुम्हें इस उम्र में एक प्रॉब्लम हो गई है। तभी अब वो बोलते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे शुक्र से रहने क्यों नहीं देते, फुटो यहाँ से, मुझे कुछ काम करना है। और उसके बाद मुझे बोलता है गलती तुम्हारी है, अगर तुम इस तरह से सस्पिशियस हरकतें ना करती तो मैं तुम्हारे आगे पीछे ऐसे तुम्हें मेडिसिन ढूंढते हुए देखने आता क्या, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ यहाँ से तुम जाओगे ना उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, अभी भी टाइम है। अपो ये सुनने के बाद अपो बोलती है कि मुझे लगता है ना तुम्हारी शक्ल देखते कि मैं पागल हो जाऊंगी, इससे बेटर है मैं चले जाऊंगी, लेकिन ये मत सोचना मैं तुम्हारे पापा को छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी स्टेट में बनने वाली हूँ, तो रेडी हो जाओ, उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद वो इतना परेशान हो जाती है, वो बोलती है तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। और जो मोइन था उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और ऐसे बहुत अजीब हरकत करने लगता है, वो ढेले ऐसे गिरने वाला था, अपो उसे पकड़ती है। उसे लगा था मोइन को सच में कुछ हो गया क्या, ये बंदा टपक तो नहीं गया, उसे उठाने की ट्राई करती है। बाद में जो मोइन था वो अपनी आंखें खोलता है और उसके बाद वो बोलता है कैसा लगा, अब मैं तुम्हें इसी तरह से पोजेस करूंगा। और उसके बाद दोनों कुत्ते और बिल्लियों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। इवन इतना गंदा वाला लड़ाई था। और उसके बाद अपू बोल रही थी कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, छोड़ो मोए, लेकिन वो नहीं छोड़ती। और तभी हमें दिखाया जाता है बाहर से पापा बुला रहे होते हैं और उसके बाद अपू बोलती है छोड़ो मुझे। तभी मोइंग बोलता है अब पापा को भी तो देखने दो ना कि उनकी होने वाली जो वाइफ है मेरी एक्स हो चुकी थी। वो बोलते हैं मैं तुम्हारी एक्स कभी थी ही नहीं। तभी अपू को मोइंग बोलता है भूलो मत, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रात गुजारा है। ये सुनने के बाद जो अपू थी वो बोलती है भूलो मत, वो एक वन नाइट स्टैंड था तो उसको सीरियसली मत लो, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे होते हैं जैसे कि आप देख ही सकते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो वहीं पर गिर गई थी और अपू को लगा इस बंदे को मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी किसी का खून करना तो इलीगल है ना। एंड देन हम देखते हैं जब पापा यानी कि 14 अंदर आते हैं उस टाइम पे दोनों ही नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। आई मीन जैसे नॉर्मल सिचुएशन जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पापा 14 पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या, तभी अपू ऐसे एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ ना बोले, बंदा लकीली कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद अब सब लोग इवन आंटी और जो पापा की सेक्रेटरी थी वो भी आती है। और उसके बाद यहाँ पर पापा पूछते हैं अब मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ऐसे तो तुम्हें कोई शौक था नहीं घर पे वापस आने का, अचानक से तुम वहाँ पर आए हो जहाँ पर तुम्हें कभी रहना पसंद ही नहीं। वो बोलता है कि ये मेरा घर है, अब क्या मैं अपने घर पे नहीं आ सकता क्या, मुझे होम सिक हो रखा है पापा। ये सुनने के बाद फिर हंसने लगता है और वो बोलता है होम सिक, अभी तुम जैसे इंसान को अब सच बताओ क्यों आए हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि मुझे अपने घर पे आने के लिए भी परमिशन चाहिए क्या। तभी पापा बोलते कि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम जैसे इंसान, तुमको मैंने कितनी बार घर वापस लाने के लिए बहुत ट्राई किया, तुम्हें बोला बिजनेस संभालो सब कुछ, लेकिन तुमने कभी झेला नहीं। और अचानक से तभी आंटी जो थी वो मन में वो समझ जाती है कि ये अपू को भगाने के लिए आया हुआ है, इसलिए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है कि ये तो इसका ही घर है तो इसको रुको मत। ये सुनने के बाद
हम फुल दिन बोल रहा होता है कि मैं इसे यहाँ पर रहने के लिए रोकना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है और उसके बाद जो पापा होते हैं फुडिन, वो बोलते हैं कि तुमसे ना कोई जीत नहीं सकता, तुम एक नंबर घटिया इंसान हो। ये सुनने के बाद जो मुएंग था वो बोलता है आप एक नंबर के घटिया हो। दोनों लड़ ही रहे होते हैं, तभी अपो बेचारी वो उसे बोलती है रुको, और उसके बाद बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसी का घर है ना, तो मैं रह सकती हूँ यहाँ पर, ये रहेगा तो भी प्लीज, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद दोनों चुप होते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पापा होते हैं फुडिन, वो अपो को अंदर में लेके जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ बताना है क्या, या ये सुनने के बाद अपो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो उससे पूछने की ट्राई भी करते हैं कि कुछ हुआ है, मुंह तुम्हें परेशान कर रहा है। अपो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद वो उसे बोलता है अपो जो थी कि एक बात बोलूँ, तभी फुडिन बोलता है हाँ बोलो। तभी जो अपो थे वो बोलते कि आपके मुंह में क्या प्रॉब्लम है, ये सुनने का तो बोलते कि तुम्हारा मतलब। तभी वो उसे बोलते कि मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, इस बात की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये सुनने का तो बोलते हैं कि कुछ चीज़ों को ना इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है मैं तुम्हें बता दूंगा। अपो बोलते हैं आई एम सॉरी। और उसके बाद पापा जो थे वो हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि लेकिन कुछ भी हो तुमने बहुत मज़ेदार काम किया हुआ है, तुम जिस तरह से उसे परेशान कर रहे हो ना, कसम से मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बोल के वो ऐसे उसका मजाक बना रहे होते हैं, मतलब मुएंग का। अगले सीन में दिखाया जाता है रात को अपो अपने कमरे में होती है, उसे पता है ये साहब ज़्यादा क्या क्या कर सकता है, इसीलिए वो अपने कमरे के जितने भी चीज़ें पॉसिबल थे सब कुछ वो दरवाजे पे लगा देती है, ताकि जो मुइंग था वो उसके रूम में था तो उसकी परमिशन घुस भी ना पाए। और उसके बाद वो अपने लैपटॉप ओपन करती है जहाँ पर उसने चाकू को छुपा के रखा हुआ था, और वो बोलती है मनी मन में अगर तुम अंदर आए तो उसके बाद तुम्हारे अंदर के जितने भी इंटेस्टाइन है वो भी बाहर ही क्या करते हुए वो ऐसे चाकू से एक्सप्रेशन दे रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है तभी उसकी फ्रेंड पिंक का कॉल आता है और वो फॉरेन में थी, वो बीमार लग रही होती है। और उसके बाद उसे अपो के बारे में सब कुछ पता है। वो बोलती कि बेटा तुम मूव ऑन तो कर चुकी हो ना, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। ये सुनने के बाद वो बोलती कि मैं उस कमीने को क्यों याद करूँगी, ऑब्वियसली मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ। ये सुनने के बाद जो अपो थी उसको वो बोलती है कि तो अब क्या हाल है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि कुछ नहीं बहन। और उसके बाद वो अपनी लाइफ की जितनी कहानी थी वो बता देती है, जिसके बाद से हम ये जान सकते हैं कि अपो के लिए ये लड़की फिंग बहुत मायने रखती थी। और ये सुनने के बाद कुछ देर तक तो फिंग का मुंह खुला का खुला ही रह गया। और उसके बाद जब अपो उसे थोड़ा खुशी में लाती है उस टाइम पे जो फिंग थी वो बोलती कि वाह क्या बात है, तुम्हारी लाइफ तो पूरी तरह से एक मूवी जैसा नहीं बन गया कि तुम्हें जबरदस्ती एक ओल्ड मैन से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन उसी का बेटा तुम्हारा प्यार है। ये सुनने के बाद वो हंसती है, बोलती कि एक सेकंड किसने बोला वो मेरा प्यार है। ये सुनने के बाद फिर बोलती कि बहन देख लेना एक दिन हमेशा हर लव स्टोरी में यही होता है, आखिरी में मुएंगे तुम्हारी लाइफ का हीरो निकलेगा, वो तुम्हारा सच्चा प्यार निकलेगा और उस बंदे से तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, ऐसा वो बोलती है। तभी अपो बोलते हैं कि बकवास बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जो फिर वो बोलती है मेरी बात नोट कर लो, तुम्हें किसी दिन उससे प्यार हो जाएगा और उस टाइम पे तुम दोनों को एक रहने से कोई भी रोक नहीं सकता। और तभी वहाँ पर दरवाजा कोई पीटता है, जिस बात की वजह से अपो को फ़ोन रखना पड़ता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब हमारा बंदा मतलब जो मुइंग था वो अपने होल से देख रहा होता है अपो की तरफ और सोचता है अब तक कोई नहीं आया है। लेकिन एक क्या रात के ऑलमोस्ट 11:30 बजे के बाद फूडिन आता है अपो के कमरे के बाहर, जहाँ पर वो दरवाजा पीट रहा होता है। और उसके बाद अपो अंदर सुनते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपो ने जितनी चीज़ें दरवाजे के सामने रखा हुआ था मुइंग को इग्नोर करने के लिए उसको हटाते हटाते उसकी हालत ख़राब होती है। और उसके बाद मुइंग अपने पापा को इतना लेट नाइट उसके कमरे में देखने के बाद वो शौक में आता है। और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करा था अपो दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि अपो तो दरवाज़ा खोल लेती है और मुइंग का दिल यहीं पर टूट जाता है। और गाइज यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट लाती रहूँगी। तो मिलते हैं एक और नए ड्रामे के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।